आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के लिए जो योजनाएं बनाई गई, स्कीम्स बनाए गए थे, उसके बारे में। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हमने आपको पहले डिस्कस किया है उसके बारे में। मैंने आपको बताया था सहभागिता के स्तर के बारे में, लेवल क्या क्या था, कोई बताएंगे? परामर्शी था, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है जानना इस वीडियो को समझने के लिए। दूसरा समस्या सहभागिता समस्या सहभागिता था। तीसरा सूचनात्मक था, ठीक है। चौथा प्रशासनिक सहभागिता और निर्णयात्मक प्रशासनिक था, वेरी गुड। और निर्णय में निर्णयात्मक सहभागिता, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें जो विभिन्न स्कीम्स बनाए उसमें किस लेवल का सहभागिता वर्कर्स के लिए डिसाइड किया। तो इसीलिए परामर्शी में परामर्श वगैरह दे सकता है, समस्या वाला में समस्या को शेयरिंग वगैरह, सूचनात्मक केवल सूचना वगैरह देने का। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कैंटीन वगैरह इन सब में जोड़ता है, तो सूचनात्मक में क्या है कि उसको विक्रय क्या, उत्पादन का क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति उद्यम का कैसा है, उद्यम का क्या भविष्य है, व्यवसाय की क्या दशा है, ये सब बातें। समस्या वाला में उसको उत्पादकता कम हो रही है, बर्बादी हो रही है, रॉ मटेरियल्स, काफी ज्यादा वर्कर एब्सेंट हो रहे हैं, चोरी हो रहा है, तो इन सब बातों को जोड़ा गया था। परामर्श में कई तरह की बात थी, जैसे कि हम बंदी या फिर उद्योग में रुकावट हो रहा है तो उस सब पर परामर्श दे सकते हैं। कार्य का जो भौतिक दशा है उस पर परामर्श दे सकते हैं। अनुशासन कैसे मेंटेन रहे वर्क प्लेस पे, सुरक्षा पे, तो इन सब पर परामर्श की बात है। सहभागिता जो प्रशासनिक होती थी उसमें आपको कैंटीन, कल्याण, प्रशिक्षण, इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करते थे वर्कर्स। और जो निर्णयात्मक होता है तो सबसे उच्च स्तर का माना जाता था, जहाँ किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय लेने में दोनों मिल करके ही बराबर के भागीदार होते थे। तो ये 5 लेवल था। अब ये योजनाओं में भी देखने को हमको मिलेगा, तो इसको हम लोग समझेंगे। लगता है कोई ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका कार्य समिति। वर्क कमेटी के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था, याद है कोई? हाँ, वेरी गुड। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही इस वर्क कमेटी का डिस्कशन किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में बताया गया है कार्य समिति के बारे में। कितने वर्कर पर लागू होता है? 100 या 100 से अधिक। हाँ, आईडी एक्ट में इसके बारे में जिक्र किया गया है। जो किसी प्रतिष्ठान में यदि 100 या उससे अधिक, 100 या 100 प्लस, मतलब 100 जिस दिन हो गया तो वो हो गया। पिछले 12 माह में किसी भी दिन, पिछले 1 साल में किसी भी दिन, बाकी दिन हो सकता है 70 वर्कर हो, लेकिन किसी भी दिन अगर 100 वर्कर रहता है तो वो इसका मतलब माना जाएगा कि वो वर्क कमेटी यानी कि कार्य समिति के प्रावधानों का पालन करेगा, ठीक है। कार्य समिति में नियोजक और श्रमिकों का जो प्रतिनिधि होगा उसका संख्या क्या होना चाहिए? नियोजक और श्रमिकों के प्रतिनिधि की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी 5+5 या 3+3, 4+4, इस तरह से। तो इसमें प्रायः जो है 8 से लेकर 10 सदस्य। और मतदान जो होता है, अगर किसी बात पे वोटिंग करनी या प्रतिनिधियों का चुनाव का मतदान वगैरह होना है तो वो गुप्त तरीके से होगा। किसी को पता नहीं रहेगा कि किसने किसको चुना या किसने किस बात पर मत दिया है, ठीक है। कार्य समितियां जो होती हैं ये परामर्शदात्री समिति होती है। तो अब समझ गए ये सूचना का लेवल क्या है यहाँ पे, परामर्श वाला सूचना का, ठीक है। परामर्शदात्री समितियों की तरह का इसका उद्देश्य है श्रमिक और नियोजकों के बीच में बढ़िया संबंध स्थापित हो, ताकि वर्क प्लेस पे पीस मेंटेन रहे। उद्योगों में यदि कोई मतभेद व्याप्त है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर तो उसको कम करने का प्रयास करें। प्रबंधक और श्रमिकों के बीच किसी प्रकार का विवाद है तो उसके निपटारे का प्रयास करें। श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने का भी प्रयास करें। श्रम न्यायालय का जो निर्णय है या कोई सरकारी आदेश है तो इस सबको स्पष्ट करना और उसको क्रियान्वित करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम जो है आपको कार्य समिति का होता है। कौन है भाई, इतना लेट से आते हैं आप लोग, दिक्कत। चलिए प्लीज ज्वाइन कीजिए, थोड़ा टाइम से लेट हो जाता है तो हम वहीं लेट, ठीक है। अब कार्य समिति जो जो काम कर सकती थी उसमें कई सारे विषयों को सम्मिलित किया गया। कई सारे मैटर थे जिस पर कि कार्य समिति को निर्णय लेने का, या उसमें जो वर्कर शामिल थे, एम्प्लॉयर के प्रतिनिधि, मैनेजमेंट के प्रतिनिधि शामिल थे, वो उस पर जो है विचार विमर्श, परामर्श दे सकते थे। उसमें है कार्य की दशाओं के संबंध में। उसके अलावा फिर आपका था कार्य की दशाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे संवातन हो गया, तापमान हो गया, साफ सफाई हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो आप पढ़ते हैं फैक्ट्री एक्ट में, याद होगा आपको ये सब पॉइंट जो सेक्शन 11 से 20 तक लेते थे, तो वो सारा कार्य की दशाओं में। उसी तरह सुविधाओं के बारे में, कल्याणकारी सुविधाएं जो है, कल्याणकारी सुविधाओं का मतलब हो गया पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए, कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, विश्राम कक्ष होना चाहिए, शिशु गृह होना चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती है, स्वास्थ्य वगैरह के लिए एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था, तो ये सारा चीज आ गया। सुरक्षा के संबंध में वो अपना परामर्श दे सकते थे। सुरक्षा मतलब कि दुर्घटनाओं का रोकथाम कैसे कर सकते हैं, यदि कोई व्यावसायिक रोग है, हैजार्डस ऑक्यूपेशन है, तो उस सब में कैसे सुरक्षित रह सकता है वर्कर। राष्ट्रीय अवकाश के बारे में परामर्श की, किस दिन मतलब बहुत राष्ट्रीय अवकाश में, कुछ राष्ट्रीय अवकाशों पे छुट्टी देना तो अनिवार्य हो, उसमें 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त है और 26 जनवरी। उसके अलावा कुछ राष्ट्रीय अवकाश में हो सकता है कि वो आपस में एडजस्ट कर लें कि इसमें देंगे उसमें नहीं देंगे। तो इस तरह की
बातें हो सकती है, उत्सव या अवकाश के बारे में, छुट्टी के बारे में जो है सो आपस में, शैक्षणिक और मनोरंजन क्रियाकलाप क्या क्या हम लोग आयोजित कर सकते हैं वर्कर के बीच में, शैक्षणिक भी हो सकता है, स्किलिंग वगैरह की भी बात हो सकती है, तो इन सब पर जो है सो वो अपना सुझाव दे सकते थे। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स थे, जैसे कल्याण या जुर्माना कोष को कैसे एडमिनिस्ट्रेटर किया जाए, कैसे प्रशासन किया जाए, उन सब पर दे सकते थे। कैसे बचत को प्रोत्साहित किया जाए, फैक्ट्री में मितव्ययिता को प्रोत्साहित किया जाए, कम खर्चा हो फैक्ट्री का, प्रोडक्शन कॉस्ट उससे कम होगा, तो इन सब पर भी वो अपना सुझाव दे सकते, परामर्श दे सकते। लेकिन कई सारे बातों को इसमें स्पष्ट रूप से जो है कार्यक्षेत्र से बाहर किया गया। कैसे क्या था, मजदूरी से संबंधित विषय, मजदूरी की दर क्या होगी, मजदूरी की बढ़ोतरी कब होगी, भत्ते जो अलाउंसेस मिलता है, हाउस अलाउंसेस हो सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो सकता है, जितने भी तरह के भत्ते होते हैं, बोनस का दर क्या होगा, मतलब मिनिमम बोनस तो आपको 8.33% देना है, मैक्सिमम 20% तक जाता है, तो इन सब में रेट नेगोशिएशन वगैरह का पावर इस समिति को नहीं था। छटनी से संबंधित मुद्दे पर बात करने की शक्ति इस समिति को नहीं थी। कामबंदी, उपादान, ग्रेचुटी से वगैरह से रिलेटेड इशू हो, आवास, रहने के लिए, परिवहन सेवा हो, इसके अलावा श्रम संघ का यदि कोई और भी इश्यूज है तो उन सब पर वो जो है सो बातचीत नहीं कर सकता। तो ये बातें जो थी आपको कार्य समिति के क्षेत्र से बाहर, यानी कि कार्य समिति इन बातों पर वर्कर्स मैनेजमेंट का जो प्रतिनिधि है या मैनेजमेंट का जो आदमी है उसके साथ परामर्श या बात विचार नहीं कर सकता। यानी कार्य समिति का दायरा सीमित किया गया था, किन किन बातों को कर सकता। अब ये कार्य समितियां जो रही वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रही। सरकार ने आईडी एक्ट 1947 में इनको डालने के बाद भी जो है जब देखा गया, एनालाइज करके, तो देखा गया कि बहुत सफल नहीं है। और सफलता के कई कारण, श्रम संघ का मानना है कि भाई कार्य समिति का कार्य क्षेत्र जो था वो सीमित था, आपने इतना ही कार्य उसको दिया है, बहुत सारा कार्य तो इसको जो है दिया ही नहीं है। उसके बाद नियोजक कहते हैं कि श्रम संघ जो है वो विरोध करते हैं। एक तो श्रम संघ में आपसी प्रतिद्वंदिता, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, संघों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, कौन होगा आपका वार्ताकारी संघ या आपका मान्यता प्राप्त संघ, उसको लेकर के हमेशा समस्या रहती थी, किसको मेंबर हम बनाएं उस कार्य समिति में, ये एक हमेशा समस्या रहती थी। तो संघों की जो प्रतिस्पर्धा है उसके चलते, नई नियोजकों का जो अपना एक अनिच्छा होता था कि भाई हम कितना उसको बराबर का दर्जा देने का, और उस समय तो 1947 में सोच सकते हैं और भी कैसा मनोविज्ञान था लोगों का। अब तो आज के समय में कई सारी बातें चेंज, तो इसीलिए ये कार्य समितियां जो है जिस हिसाब से सोच करके लाई गई थी उस हिसाब से आपको ये सफल नहीं हुई। और इसके बारे में आपको राष्ट्रीय श्रम आयोग जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा राष्ट्रीय श्रम आयोग के बारे में। अभी तक कितने राष्ट्रीय श्रम आयोग बने हैं? दो बने। पहला कब बना था? 1969। वेरी गुड। दूसरा? और एक आदमी 2002। हाँ, 2002 में। तो इन राष्ट्रीय श्रम आयोग जो 1969 का था पहला वाला, उसने भी कहा कि ये जो कार्य समितियां वो विफल हो चुकी हैं, और उसने भी यही सब कारण बताए जो मैंने आपको। तो ये आपको पहला जो था, जो एक्ट के थ्रू लाने का प्रयास किया गया, वर्कर पार्टिसिपेशन। और कई बार हम लोग कहते हैं कि एक्ट में सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया, तो एक तरह से हम लोग उसको आंशिक रूप से कह सकते हैं कि उसने प्रावधान किया था वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के लिए मैनेज। अब दूसरा था आपका संयुक्त प्रबंध परिषद, ठीक है, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, 1958 में आया था संयुक्त प्रबंध परिषद, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, ठीक। अब ये जो ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल था, इसके बारे में सबसे पहले बात की गई थी 1956 में, जब औद्योगिक नीति लाई गई, ठीक है। औद्योगिक नीति होता है, आपको इंडस्ट्री पॉलिसी कहते हैं औद्योगिक नीति, की हम कैसे उद्योग को बढ़ावा देंगे, ठीक है। बिहार का भी जैसे आपने देखा होगा अभी औद्योगिक नीति में बदलाव किया गया है, एक सप्ताह पहले। आपने किसी ने पढ़ा है उसको? बिहार ने अपने औद्योगिक नीति में कुछ बदलाव किए हैं? एनीवन? बिहार ने औद्योगिक नीति में क्या बदलाव किया है? हाँ बताइए। कर्मचारियों की जो संख्या है वो बढ़ा करके 100 से आई थिंक 300 कर दिया गया है। नहीं, उसकी बात मैंने करा बिहार की औद्योगिक नीति, औद्योगिक विवाद अधिनियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार की औद्योगिक नीति में अभी बदलाव किया गया एक सप्ताह पहले करीब। ऑक्सीजन सिलेंडर का, यदि आप ऑक्सीजन का अगर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार 30% तक आपको सब्सिडी वगैरह देगी, जमीन उपलब्ध कराएगी, इस तरह की बातें उसमें की गई है, ठीक है। ये औद्योगिक नीति की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उद्योग को कैसे हम बढ़ावा दें और उद्योग को कैसे बेहतर बनाएं ताकि राष्ट्र का, देश का, समाज का विकास हो सके, उसको हम औद्योगिक नीति में रखते हैं, ठीक है, अपने संसाधनों के हिसाब से। तो 1956 की औद्योगिक नीति में इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि श्रमिकों की सहभागिता जो है वो बहुत जरूरी है ताकि उद्योग का विकास अच्छे तरीके से। फिर सेकंड, उस समय जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, तो उसमें जो है सो इसको रखा गया संयुक्त प्रबंध परिषद को। और इसको कैसे रखा जाए, किस तरह से बनाया जाए, तो इसके अध्ययन के लिए फिर उस समय जो है यूरोपियन कंट्री में भेजा गया था भारत सरकार के द्वारा, कि श्रमिकों की सहभागिता का अध्ययन करने के लिए एक दल को उन्होंने भेजा, और उस दल ने अपना रिपोर्ट दिया, सुझाव दिया, और उस सुझाव पर फिर उस समय जो श्रम सम्मेलन हुआ था, 15वां श्रम सम्मेलन, 15th ILC, 15वां लेबर कॉन्फ्रेंस, उस सम्मेलन में भी उन सुझावों को, उन बातों को रखा गया। और इन सब के बाद विस्तार से विचार विमर्श करके फिर त्रिदलीय समिति बनी, त्रिदलीय समिति बन करके ट्राइपार्टाइट कमेटी बनी, और उस समिति ने जो है सो 1958 में ये फाइनल लॉन्च किया आपको
संयुक्त प्रबंध परिषद 1958 का स्कीम। अब ये स्कीम क्या कहता है, तो इस स्कीम के तहत जो बेसिकली आपको दो प्रकार का जो है सो कमेटी बनाने की बात की गई है, दो तरह के समितियों की बात की गई है। हम दिखाते हैं आपको आगे डिटेल क्या क्या है इसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेकंड जो आपका प्लानिंग कमीशन था उसने इन बात को महत्व रेखांकित करते हुए और फिर 1958 में इस स्कीम को लाया। तो इसमें प्रबंधन और श्रमिकों की संख्या जो होगी, इसमें भी वही बात है जैसे पिछले वाले में थी, बराबर बराबर संख्या होगी। और जो बड़े साइज के उद्योग हैं उसमें अधिकतम 12 और छोटे साइज में 6, तो यानी 3+3 या 6+6 जो भी स्थिति बने, ये आपको वर्कर और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। कर्मचारियों में प्रतिनिधि का जो चुनाव करना है मान्यता प्राप्त संघ से करना है, जो भी जिसको इंडस्ट्री का जो ऑनर है या एम्प्लॉयर है उसने जिसको मान्यता दिया है रजिस्टर्ड यूनियन। और श्रम संघ चाहे तो अपने में से 25% प्रतिनिधि गैर कामगारों से मनोनीत कर सकते। अब इसका रीजन ये होता है कि कई सारे श्रम संघ बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, या उनके जो प्रतिनिधि है वो उतना जागरूक नहीं है, तो वो चाहे तो बाहर से अपना लीडर ला सकते, नेता का चुनाव बाहर से रख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर श्रम संघ का 6 मेंबर है तो एक मेंबर जो है वो चाहे तो बाहर से भी ला करके अपना यूज कर सकता है। चूंकि 25% है तो 6 का 25 आप जितना सोच, अगर 4+4 का मान लीजिए बना है कॉम्बिनेशन, तो एक मेंबर श्रम संघ का जो बाहर का होगा, 3 मेंबर उसके जो कामगार काम कर रहे हैं। अब संयुक्त प्रबंध परिषद का क्या उद्देश्य था, इसका भी वही सारा उद्देश्य था जो हमने आपको पहले बताया है। अब ये परामर्शी कार्य भी करता था, उसके बाद आपको ये जो है सो सूचनात्मक कार्य भी करता था। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का प्रशासनिक कार्य में भी इसका जो है सो भागीदारी। तो परामर्शी कार्य में था क्या, उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना है आप कि कैसे कम ज्यादा से ज्यादा हम जो है सो प्रोडक्शन बढ़ाएं। अस्थायी आदेश जो थे उनके स्टैंडिंग ऑर्डर्स, उसके बारे में जो है सो उनको जो है सो उसमें वो संशोधन कर सकते। तो इसके उद्देश्य में है उत्पादकता को बढ़ाना, कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि की भावना, मतलब वर्क सेटिस्फेक्शन हो, वो जो काम कर रहे हैं वो कैसे हो, तो इसके लिए हमेशा प्रयास करना है। कर्मचारियों में कर्मचारी के कार्य एवं रहने की दशा में जहां वर्क कर रहे हैं तो वहां का फिजिकल कंडीशन अच्छा हो, रहने के लिए जो जगह वगैरह आवास वगैरह मिली है वो अच्छे कंडीशन का हो, ये सब सारे बातों पर वो विचार विमर्श कर सकते थे। कर्मचारियों में के सुझावों को प्रोत्साहित करना ताकि सही सही सुझाव आए, अच्छे सुझाव आए और बेहतर तरीके से कार्य हो। कानून और समझौतों के लिए प्रशासन में जो है, मतलब एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच किसी प्रकार का समझौता हुआ है या कोई वर्क लेबर लॉ है, कानून है, उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा उद्योग में, उसमें जो है सहायता। अब इसके कार्य में मैंने आपको बताया कि परामर्शी कार्य, तो उसमें अस्थायी आदेशों का जैसे प्रशासन है, स्टैंडिंग ऑर्डर जो होते थे, स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने बताया कि एक तरह से उसका HR रूल हुआ, तो उसको कैसे सही से इंप्लीमेंट करना है, उसमें अगर कोई संशोधन करना है उसका प्रशासन करना है। उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित जो भी नए तरीकों का प्रयोग करना है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई नई फैक्ट्री लगानी है, नए टाइप का मशीन लाना है, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये सारा चीज जो है, बंदी या संचालन की कमी से यदि कोई फैक्ट्री रुक जाता है तो इन सब में परामर्श देना। उसी प्रकार से सूचना प्राप्त करने का भी काम था, जैसे प्रतिष्ठान की आर्थिक स्थिति के संबंध में, उद्यम के संचालन प्रक्रिया के संबंध में, बाजार के संबंध में, बैलेंस शीट वगैरह के संबंध में सूचना का जो भी बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो सारी बातें सूचना प्राप्त करने से। उसी प्रकार हो गया प्रशासनिक कार्य में, जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम जो होते थे, वर्कर के वेलफेयर कार्यक्रम, तो उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें भी वर्कर को इन्वॉल्व किया जाता था। मान लीजिए सपोज कीजिए वर्कर्स में हमको बांटना है कोई चीज, कंबल बांटना है, तो ठीक है, एक वेलफेयर स्कीम हमने बनाया अपने फैक्ट्री के लिए, तो फिर उसका जब भी आयोजन वगैरह होगा तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ से खरीदना है, कैसे उसको बांटना है, सुरक्षा के उपाय वगैरह का पर्यवेक्षण करना, जो मैंने आपको बताया वर्क प्लेस पे सुरक्षा हो सकता है, हैजार्डस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो डिजीजेज वगैरह होंगे उन सब का सुरक्षा हो सकता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण वगैरह, स्किलिंग वगैरह भी इसमें आपको स्किल करना है, तो उसके लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पब्लिक वर्कर्स का एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक कार्य उससे जुड़ा हुआ जो है सो आपको सलाह मशवरा हो सकता है। तो कर्मचारियों से यदि कोई सुझाव अच्छा प्राप्त हुआ है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उनके सुझावों के बदले उनको पारितोषिक देना, उनको थोड़ा सा अवार्ड देना ताकि वो मोटिवेटेड रहे, या परिषद अगर किसी अन्य विषय पर आपसी सहमति से कोई और भी विषय रखता था तो उस पर भी जो है सो प्रशासनिक कार्य वो कर सकते थे। इसके अलावा सामूहिक सौदेबाजी के कार्य भी उनको जो है सो दिया गया था, संयुक्त प्रबंध परिषद सामूहिक सौदेबाजी का कार्य दिया गया। सामूहिक सौदेबाजी के कार्य में आपको कई तरह की बातें थी, किन किन विषयों पर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते थे, जैसे कि मजदूरी के संबंध में जो है सो, तो ये वर्क कमेटी से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो गया। मजदूरी के संबंध में वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते थे, बोनस के संबंध में वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते थे, आपको भत्तों के संबंध में कर सकते थे। तो इस तरह से संयुक्त प्रबंध परिषद को जो है थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया गया ताकि जो है बेहतर तरीके से जो है ये चल सके और इसका एक रिजल्ट निकल सके कि वर्कर का पार्टिसिपेशन जो है वो मैनेजमेंट में होने लगा है। ठीक है, इसके बाद हालांकि इतना सब होने के बाद जो मैंने आपको बताया, कई सारे स्टेप्स लिए गए, प्रयास किया गया बेहतर किया जाए, बावजूद इसके आज के समय में, उस समय जब ये लागू हुआ उसके बाद काफी लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया, लेकिन समय के साथ खत्म होता गया इंटरेस्ट, और आज के समय में लगभग आंकड़ों के अनुसार लगभग आपको
80 जो है संयुक्त प्रबंध परिषद विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं, जो कि 9 के बराबर माना जाएगा पूरे देश के मान में। तो बहुत ये भी सफल नहीं रहा। उसके बाद आपका है 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 का। 20 सूत्री कार्यक्रम में कई सारे प्रोग्राम थे, आपने पढ़ा होगा अगर 20 पॉइंट्स प्रोग्राम के बारे में, तो उसमें कई तरह की बातें थी। उसमें एक ये भी था आपका 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो संस्था बनाया गया था, और इस योजना के अंतर्गत कर्मशाला के स्तर पर कर्मशाला परिषद और उद्यम के स्तर पर जो है संयुक्त परिषद का जो है सो स्थापना किया गया था। कर्मशाला परिषद यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सॉप काउंसिल, और उद्यम के स्तर पर जो है ज्वाइंट काउंसिल। ठीक है, तो 2 तरह के काउंसिल की इसमें व्यवस्था की गई थी। अब सॉप लेवल जो होता था काउंसिल, मतलब कि एक फैक्ट्री में कई सारे वर्कशॉप होते हैं, तो उस वर्कशॉप के आधार पर जो है सो छोटे-छोटे काउंसिल, ताकि वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वहीं पे आपस में पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में हो जाए, तो वहीं पे कई सारी बातों का जिक्र हो जाए, और पूरे फैक्ट्री को मिलाते हुए फिर एक ज्वाइंट काउंसिल, जिसमें से कि उसी सब काउंसिल से आगे की बात होगी। तो कर्मशाला परिषद का गठन जो होता है वो ऐसे इकाइयों में करना था जिसमें 500 या उससे अधिक कामगार नियोजित थे, और यदि नियोजक चाहे तो एक से अधिक इकाई के लिए केवल एक कर्मशाला परिषद का गठन श्रम संघ की सहमति से कर सकता था। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कई सारे वर्कशॉप है, कहीं दूध प्रोसेसिंग का प्लांट है, कहीं चिप्स बन रहा है, कहीं कुछ और बन रहा है, XYZ इस तरह का, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसिंग में अगर मान लीजिए लगता है कि ये तीनों को मिला करके एक कर्मशाला परिषद बनाना है, तो नियोजक श्रम संघ की सहमति से ही काम कर सकता था। इसमें भी कामगार और प्रबंधक के प्रतिनिधि की संख्या वही होगी बराबर, और 12 से अधिक सदस्य इसमें टोटल नहीं हो सकते थे, तो मैक्सिमम 5+5 या 6+6 जो भी स्थिति बने वो हो सकता था। और जो भी निर्णय होगा उसमें यहाँ पर परिषद में वो मतैक्य के आधार पर, यानी कि दोनों उस पर सहमत है, और नहीं होंगे तो फिर वोटिंग होगा। और इस परिषद का जो कार्यकाल था वो था कि एक बार यदि चुना गया वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, तो वो 2 साल तक इससे जुड़े जितने मुद्दे हैं उस पर आपस में बैठक कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। और उनके लिए जो कार्य था यही सब था, उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, कैसे हम अपने प्रोडक्शन को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। उसमें फिर वार्षिक लक्ष्य होगा, ईयरली लक्ष्य होगा, सालाना कैसे लक्ष्य हम बनाएं, फिर मंथली लक्ष्य कैसे बनाएं, वीकली भी बना सकते हैं, और फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि हम जो है प्रबंधन को कैसे हेल्प करें कि वो हमारा टारगेट जो है प्रोडक्शन का पूरा हो। उत्पादन, उत्पादकता, कौशल, इस सब में जो है सो सुधार लाने का प्रयास करना। स्किल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। बर्बादी को रोकना है। मशीन की क्षमता और जो मनुष्य की क्षमता है, यानी वर्कर की जो स्किल है, एबिलिटी है, उसका मैक्सिमम उपयोग, मैक्सिमम नहीं उसको बोल लेते हैं हम लोग ऑप्टिमम उपयोग, मतलब इष्टतम उपयोग जो है सो वो किया जाए। मैक्सिमम करने का मतलब हुआ कि कितना हो सकता है, ऑप्टिमम मतलब होगा कि कितना कर सकता है अच्छे, तो उस हिसाब से ऑप्टिमम। उसी तरह निम्न उत्पादकता वाला जो क्षेत्र है उसको भी पहचानना था, कहाँ लो प्रोडक्शन हो रहा है, यदि लो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कैसे फिर हम लो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब भी काम उनका जो निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों को बढ़ाना। सुरक्षा के लिए उपाय वगैरह जो मैंने आपको बताया, व्यावसायिक रोगों में या फिर फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड, या ये कार्य की भौतिक दशाओं में सुधार से संबंधित जो है सो काम था। अनुशासन से जुड़े हुए मुद्दों पर वो जो है सो आपस में विचार विमर्श सुझाव कर सकते हैं। कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी भी मुद्दे इसमें आपको जो रखे गए थे, कल्याण और स्वास्थ्य से रिलेटेड, उस पर भी वो आपस में विचार विमर्श कर सकते थे। इसके अलावा जो है आपको इसमें और भी कई सारी छोटी-छोटी बातें थी, जैसे कि कैसे हम अपने इंडस्ट्री को बेटर से बेटर कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ये सब बातें इसमें रखी गई थी। तो छोटे-छोटे स्तर पर, कर्मशाला स्तर पर ही अगर हम इन सब बातों पे दिमाग लगाएं, तो हम बेहतर कर सकते हैं, और छोटे-छोटे कर्मशालाओं को जोड़ के पूरी इंडस्ट्री का एक बेहतर रिजल्ट आ सकता है, ऐसा उम्मीद किया जाता था। दूसरा इसमें जो था वो था आपको संयुक्त परिषद, ज्वाइंट काउंसिल। तो ज्वाइंट काउंसिल जो था वो कर्मशाला स्तर से थोड़ा ऊपर हो गया। तो इसकी गठन जो होगा, इसकी स्थापना जो होगा वो उद्यम या प्रतिष्ठान के स्तर पर की जाएगी, जिसमें 500 या अधिक कामगार नियोजित थे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक ही फैक्ट्री में कई सारे वर्कशॉप हैं, 1 2 3 4, तो सबका अपना अपना कर्मशाला स्तर का जो है सो यूनिट है, और चारों मिला करके फिर वो जो है संयुक्त ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट यूनिट। तो चारों में सबके सब मेंबर नहीं रहेंगे, सदस्य में केवल ऐसे सदस्य हो सकते थे जो प्रतिष्ठान में वास्तव में नियोजित हो। और परिषद की कार्यवधि जो है 2 वर्षों, यहाँ भी 2 इयर्स का था। इसका अध्यक्ष उद्यम का प्रधान कार्यपालक होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, सीईओ जिसको हम लोग कहते हैं, जो भी हो, या एमडी या वगैरह जो भी हो, यदि वो एम्प्लॉयर खुद है या फिर किसी को उसने बनाया, तथा इसकी बैठक कम से कम 3 माह में एक बार होगी। इसका भी निर्णय जो होगा वो मतैक्य के आधार पर होगा, आपसी सहमति से वो जो है सो निर्णय लेंगे। कार्य की बात करें तो पूरी इकाई के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करना, ऐसे मामलों पर निर्णय जो कर्मशाला परिषद में नहीं हो सका था डिसीजन, कार्य योजना बनाना, कैसे हम बेटर तरीके से वर्क कर सकते हैं, संपूर्ण प्रतिष्ठान या इकाई के संबंध में कार्य योजना बनाना, उत्पादन का यदि हमने लक्ष्य तय कर रखा है तो उस लक्ष्य को पूरा करना, कर्मचारियों में जो है सो कौशल बढ़ाना, स्किल बढ़ाना, कौशल का विकास करना स्किल का, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़िया करे, प्रशिक्षण की सुविधा देना, सामान्य स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा संबंधी उपायों पर पूरे इंडस्ट्री के लिए सोचना। ये आपका था ज्वाइंट काउंसिल का जो है मेन मकसद। तो अभी तक आपने 3 जो है सो
संस्थाओं के बारे में जान लिया। पहला तो आईडी एक्ट के तहत था कौन सा, वर्क कमेटी, कार्य समिति। दूसरा आपका है संयुक्त प्रबंध परिषद 1958 का ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, और तीसरा आपका 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 1975 के तहत कर्मशाला परिषद। लेकिन ये भी जो है कर्मशाला परिषद कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, और कुछ दिनों के बाद लगा कि नहीं, इसको अब शायद चेंज करने की आवश्यकता है, या फिर ये बहुत बेनिफिशियल नहीं रह गया, तो निष्क्रिय हो गया। और आज के समय में भी इसके तहत कोई बहुत सारे जो है सो यूनिट्स बने हुए नहीं। फिर बाद में सरकार ने एक्सपेरिमेंट किया कि हम अपने क्षेत्र के यानी पब्लिक सेक्टर का जो इंडस्ट्री है उसमें कैसे लाएं। तो उसके लिए फिर उसने जो है स्कीम एक बनाई 1977 में, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं सेवा संगठन 77। तो सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक मतलब जो कॉमर्शियल था या सर्विस सेक्टर था जो पब्लिक से जुड़ा हुआ सरकार का, तो उसके लिए योजना बना। यह योजना वैसे प्रतिष्ठानों पर लागू की गई जहां 100 से अधिक कर्मचारी जो है सो नियोजित थे। इस योजना को लागू करने के लिए जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, डाक तार कार्यालय हो गया, रेलवे स्टेशन, बैंक हो गया, इन सबको प्राथमिकता दिया गया। इन सबको प्राथमिकता दिया गया कि भाई आप यहाँ पे ये स्कीम चालू कीजिए। और इसमें भी 2 तरह के परिषद बनाए गए, इकाई परिषद और संयुक्त परिषद, सेम जैसा कि आपको 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 1975 में बना, बिल्कुल उसी तरीके का 20 पॉइंट्स प्रोग्राम की तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पब्लिक सेक्टर। इकाई परिषद का गठन जो है वो भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन जैसा कर्मशाला परिषद का गठन होता था उसी प्रकार से था, और इसका भी उद्देश्य था दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और उसका जो है सॉल्यूशन करना। और संयुक्त परिषद का जो गठन था वो भी आपको उसी प्रकार से है जैसे कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त परिषद का गठन होता था, और इसका जो उद्देश्य था वो था पूरे क्षेत्र या मंडल के आधार पर जो भी समस्या है उसके लिए दिन प्रतिदिन के समस्याओं का, या फिर अगर जिसका निर्णय जो है इकाई परिषद में नहीं हो सका तो उन तरह के समस्याओं के लिए जो है सो विचार विमर्श करना, उसके हल ढूंढने का प्रयास करना। तो ये बेसिकली आपको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लाया गया था, ये अंतर है दोनों। इसके बाद फिर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इस स्कीम को 1977 की योजना के स्थान पर लाया गया, जब देखा गया कि इसका कोई बहुत दूरगामी परिणाम नहीं हो रहा है, लक्ष्यों की जो प्राप्ति करनी थी उसमें ये विफल रहा। तो विभागीय उपक्रमों को छोड़ करके, विभागीय उपक्रम मतलब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में जानते हैं, रक्षा विभाग होता है, चाहे आपका लेबर डिपार्टमेंट होता है, इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को छोड़ करके बाकी जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उन सभी के लिए ये योजना लाई गई 1977। और इस योजना के तहत भी जो है आपको कर्मशाला तल, संयंत्र तल, ये 2 लेवल पर जो है सो आपको बनाया गया। 2 लेवल पर जो है सो यूनिट बनाए गए और प्रयास किया गया कि भाई हम फिर इसको जो है सो एक तरह से जो हमने पिछला स्कीम बनाया था 1977 का, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं सेवा संगठनों के प्रबंध में सहभागिता के लिए जो संस्थाएं बनाई थी, वो जो सफल नहीं हो पाया उसको, उस समस्याओं को कैसे हम सॉल्व करके और इसको सफल कर सकते हैं उसका प्रयास। तो इन दोनों स्तर पर कर्मचारियों और प्रबंधकों की संख्या यहाँ पर भी बराबर रखी गई कि दोनों बराबर रहेंगे, और प्रत्येक पक्षकार की संख्या 5 से 10 के बीच आकार के अनुसार, यदि बड़ा इंडस्ट्री है तो ज्यादा भी हो सकता है और छोटा है तो कम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर जैसे पिछला वाला में आपने देखा कि 100 वर्कर्स के लिए था, मिनिमम 100 वर्कर, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं था। छोटा स्कीम अगर छोटा है, 50 है, 20 है, तो वहां भी वो बना सकते हैं आपस में। ठीक, जहाँ स्त्री कामगारों की संख्या कुल कामगारों का 10% से अधिक है तो वहां उनको समुचित स्थान यानी रिप्रेजेंटेशन जो है फीमेल एम्प्लॉइज का या फीमेल वर्कर का बराबर रूप से होना है। कर्मशाला तल के कार्य क्षेत्र जो होते थे, इसमें 2 जो बनाए गए थे मैंने बताया, एक तो था आपका इसमें कर्मशाला वाला और जिसको हम कहते हैं शॉप फ्लोर, ठीक है, एक था आपका कर्मशाला वाला, और दूसरा आपका इसमें क्या था, संयुक्त संयंत्र वाला, प्लांट वाला। तो कर्मशाला वाला जो आपका था उसका कौन कार्य क्षेत्र था, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उत्पादन सुविधाएं, कैसे हम उत्पादन में कौन कौन सी सुविधा दें और कैसे हम उससे उत्पादन को बढ़ाएं, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कैसे फैसिलिटेट करें वर्कर्स को, कच्चे माल का यदि अपव्यय हो रहा है तो उसको कैसे रोके। क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र का था तो वहां सरकार चाह रही थी कि हमको बेनिफिट में लाना है संयंत्र को उस समय, और आप पढ़ेंगे उस समय के और भी इकोनॉमी वगैरह में तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी संस्थाएं वो घाटे वगैरह में चल रही थी, तो सरकार का प्रयास था इसको बेहतर करने का, खतरे और सुरक्षा की समस्याओं के बारे में, गुणवत्ता का सुधार कैसे करें, क्वालिटी का कल्याणकारी उपाय आदि, ये सब विषय जो थे वो आपको कर्मशाला स्तर पर ही तय कर लेने थे, शॉप लेवल पर। और फिर प्लांट स्तर पर जो है, संयंत्र स्तर पर जो है, तो प्लांट स्तर पर आपको क्या क्या तय करना था आपको इसमें था मशीनों का उपयोग का प्रशिक्षण, कैसे आप स्किल करेंगे, कोई भी मशीन नया लाते हैं और उस समय जो चेंजिंग हो रहा था धीरे धीरे, तो नए नए तरीके ईजाद हो रहे थे इंडस्ट्री में, तो उसका स्किलिंग नहीं करेंगे, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे प्रॉपर तो मुश्किल है। वार्षिक लक्ष्य और उससे और उसकी कार्य योजना, सुझावों को प्रोत्साहन और उन पर विचार, जो भी यदि कोई अच्छा सुझाव देता है तो उसको हम प्रोत्साहित करें, उसको पारितोषिक दें।
अवार्ड वगैरह दे सकते हैं। 2 से अधिक कर्मशाला से जुड़े हुए विषय, यदि 2, 3, 4 कर्मशाला एक उद्योग में और उनसे जुड़ा हुआ कोई विषय है जहाँ दोनों को मिलके काम करना है, तो वहाँ उन विषयों पर भी ये संयंत्र स्तर पर निर्णय लिया जाना था। प्रबंध श्रम और प्रबंधकीय लागत को कैसे हम कम कर सकते हैं, महिला कामगारों से जुड़ी कोई समस्या हो, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो, कोई कल्याणकारी सुविधा हो, वेलफेयर से रिलेटेड। और कल्याणकारी सुविधा का मतलब आप समझते हैं बेहतर तरीके से, जो कैंटीन से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके कल्याण से रिलेटेड जो प्रोविजंस आपको दिए गए हैं सेक्शन 42 टू 50 में आपके फैक्ट्री एक्ट। कर्मशाला और संयंत्र दोनों स्तर पर निर्णय जो सहमति के आधार पर होंगे, लेकिन जब किसी विषय पर सहमति नहीं होगी तो निर्णयन के लिए उच्चतर मंच पर भेज दिया जाएगा। यानी कर्मशाला पर कोई सहमति नहीं हो तो ठीक है, संयंत्र लेवल पर देखा जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें कुछ बिंदुएं डाली गई थी। इस योजना में बोर्ड स्तरीय मंच के गठन की भी व्यवस्था बाद में की गई थी, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि बोर्ड के सभी कार्यों में भाग ले। यहाँ पे थोड़ा सा निर्णयात्मक जो है स्तर का जो है सो प्रयास किया गया पार्टिसिपेशन के लिए। बोर्ड के कार्यों में कर्मशाला और संयंत्र स्तर के कार्यों का परीक्षण भी किया जाना था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कर्मशाला स्तर पर शॉप लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो वो उसको प्लांट लेवल पर भेजा, प्लांट लेवल पर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर वो बोर्ड लेवल पर जो वर्कर का और एम्प्लॉयर का जो है सो मैनेजमेंट का जो प्रतिनिधि आपस में बैठ रहा है तो वहां पे सॉल्व करने का उसको प्रयास कर। इसके बाद जो 6th स्कीम है वो है सरकारी सेवाओं में संयुक्त परिषद। ये आपको 1966 में लाया गया था, सरकारी सेवाओं में संयुक्त परिषद। इसका उद्देश्य था, जैसे मैंने आपको पहले बताया पिछला वाला में कि ये आपने देखा होगा यहाँ पे कि ये डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं था। कौन सा? विभागीय उपक्रमों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो उपक्रम आए थे। तो क्योंकि विभागीय उपक्रम के लिए आप देखिए कि ये पहले से इन्होंने एक ले आया था, कौन सा? सरकारी सेवाओं के लिए संयुक्त परिषद। तो दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख करके भारत में सरकारी विभागों में संयुक्त परिषदों की एक योजना। और ये योजना क्या थी? ऐच्छिक, यानी विभाग के लिए मैंडेटरी नहीं था कि आपको लगाना ही है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। इस योजना के तहत राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद और कार्यालय परिषद 4 तरह की स्थापना की व्यवस्था की गई पूरे देश के लिए। मान लीजिए कोई सरकार की कोई विभाग है जिसके कई सारे जगहों पर ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट है, तो पूरे देश के लिए यदि वो कमेटी बनती है तो राष्ट्रीय परिषद के आधार पर, विभागीय परिषद जो है विभाग के आधार पर, रीजनल लेवल पर मान लीजिए बिहार का, झारखंड का, इस तरह से रीजन के लेवल पर हो सकता है, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, इस तरह से हो। कार्यालय के स्तर पर कार्यालय परिषद की स्थापना वगैरह की व्यवस्था। प्रत्येक परिषद में सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी और कर्मचारियों के संगठन के प्रतिनिधि जो होते थे। क्योंकि ये सरकारी विभाग में था तो मनोनीत अधिकारी जो होता था वो सरकार से मनोनीत होता, क्योंकि यहाँ तो एम्प्लॉयर का, मैनेजमेंट का आदमी होने की बात नहीं होगी। इस परिषद के कार्यों में शामिल था सेवा की क्या शर्तें होंगी, कार्य की क्या दशाएं होंगी, कल्याण से संबंधित विषय, कार्य के स्तरों में सुधार, ये सब मतलब समझ लीजिए आज के समय में भी होता है। यदि आपके सर्विस रूल को रिवाइज किया जाए या आपके लिए कोई नया स्कीम लाया जाए, ये सब तो कई बार ऑफिसर्स आज के समय में भी मीटिंग बुलाते हैं अपने ऑफिसर्स, उस पर सुझाव करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। कई लोग नहीं भी करते क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए भर्ती, पदोन्नति तथा अनुशासन के मामले में परिषद में केवल सैद्धांतिक पक्षों पर ही विचार विमर्श। सैद्धांतिक पक्ष मतलब किसी को भर्ती करनी है या नहीं करनी है ये तो निर्णय लेगा अपना विभाग, लेकिन भर्ती करने का क्या नियम हो ये सिद्धांत बना सकते हैं। अनुशासन के संबंध में क्या नियम हो ये सिद्धांत बना सकते हैं। अनुशासन कार्रवाई होगी नहीं होगी ये निर्णय लेना है। तो इस तरह की बातें जो है सो ये सरकारी सेवाओं के संयुक्त परिषद में आपको समाहित किया गया। अब सबसे जो अंतिम था, कुछ निजी प्रतिष्ठान जो है उन्होंने अपना खुद का बनाया, खुद का एग्रीमेंट किया प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के लिए संस्था। मतलब उन्होंने अपना खुद का एग्रीमेंट किया वर्कर के साथ कि कैसा हम मैनेजमेंट देंगे, आपको पार्टिसिपेशन देंगे मैनेजमेंट में। तो देश के कुछ जो निजी विकसित उद्योग हैं जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है, टाटा मोटर्स है, इन सब में जो है श्रमिकों की सहभागिता के लिए सामूहिक समझौते के द्वारा इन्होंने एक अपना, तो दोनों यानी कि वर्कर और एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट जो भी है इनके आपस के बीच में एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई ये इन बातों पर हम आपसे, और ये एक तरह से सरकार से अलग इन्होंने अपना एक बनाया। इन संस्थाओं में संयुक्त कार्मिक संबंध समिति। अब संयुक्त कार्मिक संबंध समिति मतलब क्या कि वर्कर का जो आपका वर्किंग मतलब उसका सेवा शर्तें जो है, वर्किंग कंडीशन जो नियोजन की जो सेवा शर्त, तो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है सो समिति थी जो कि उन बातों पर आपस में लेती कि कैसे ज्वाइनिंग करना है, कैसे इंक्रीमेंट मिलेगा, ये सब बातें। कैंटीन समिति है जो कैंटीन से रिलेटेड इश्यूज के लिए आपस में। सुरक्षा समिति, इन सब बातों को कई बार मैंने डिस्कस कर दिया, आप समझ चुके होंगे। संयुक्त उत्पादन समिति जो कि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करे, अपव्यय को रोकने का प्रयास करे, ये सारी बातें हैं। प्रभागी परिवेदना समिति, यदि किसी वर्कर का कोई ग्रीवांस है कुछ तो उस ग्रीवांस को कैसे रिड्रेस करेंगे, उसमें भी वर्कर और एम्प्लॉयर के, तो ये सब बातें तो आज के समय में भी कई सारे उद्योगों में देखने को मिलता है। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी 1947 का जो आईडी एक्ट है उसमें भी आपने देखा होगा ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी वगैरह रखा गया। कैंटीन, सुरक्षा, कल्याण, परिवेदना निवारण तथा उत्पादन से जुड़ी समितियों का गठन समय के साथ फिर कई निजी उद्योगों में हुआ। सब लोगों ने अपने स्तर से भी इसमें कुछ प्रयास किए। वैश्वीकरण, व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में आगमन, डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन तथा अंतरराष्ट्रीय विस्तार के कारण प्रबंध की
प्रबंधन नए प्रकार की सहभागिता को अपनाने लगा है। और इन सहभागिताओं में क्या है, जैसे कि गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता, कार्य की गुणवत्ता, कार्य जीवन की गुणवत्ता, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का, वित्तीय सहभागिता, कैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह करें। तो इस तरह के भी कुछ नए प्रकार की सहभागिता निजी क्षेत्र में प्रारंभ होने लगी है, जो देखने को मिलती है। ये कुल टोटल आपका 7 तरीके का जो है स्कीम्स है, जिसका जिक्र अगर आपको पूछा जाता है प्रश्न में तो आप करें। कोई क्वेश्चन है आपके एंड से तो बताइए।